नमस्कार। आप देख रहे हैं दिल टॉक खास पेशकश रखवाले और मैं हूं निखिल। 13 बैठकें कितनी होती हैं? 13 बैठकें उतनी होती हैं जिसमें कई कई मुद्दे कई कई देशों के बीच में सुलझ जाते हैं। लेकिन 13 वो संख्या है जितनी बैठकें भारत और चीन की सेनाओं के बीच हो चुकी हैं, बहुत टॉप लेवल के मिलिट्री कमांडर्स के बीच में। लेकिन अब भी हम दोनों देशों के बीच जो गतिरोध चल रहा है उसके सुलझने से काफी दूर है। उल्टा ये हुआ है 13वीं बैठक के बाद कि दोनों देशों ने अपने अपने जो स्टेटमेंट्स इशू किए हैं उनकी भाषा के ऊपर चर्चा हो रही है कि अब गर्मी थोड़ी बढ़ रही है जबकि सर्दी आने वाली है। इन सारे डेवलपमेंट पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं रक्षा विशेषज्ञ और लंबे समय से रक्षा पत्रकारिता कर रहे हैं शिव अरूप। बहुत बहुत स्वागत है शिव आप। Thank you, Nikhil. Good to see you. शिव, हमको नहीं लगा था जब हम पिछले साल ये स्टैंड ऑफ चल रहा था, जब शुरू हुआ था तो कई लोगों ने हिंट किया था कि ये बहुत लंबे समय तक चल सकता है, इसमें काफी महीनों महीनों लग सकते हैं। लेकिन तब शायद बहुत लोगों ने रियलिस्टिकली इसको नहीं सोचा था कि शायद एक दूसरी सर्दी बैक टू बैक हम वहां पे बिताएंगे। और जो 13 राउंड हुआ है कोर कमांडर लेवल टॉक्स का, उसके बाद में जिस तरह के स्टेटमेंट्स आए, जिस तरह की प्रेस रिपोर्ट्स आई हैं, वो थोड़ी परेशान करने वाली तो हैं। आपने दोनों फोर्सेस की तरफ से इस बार जॉइंट स्टेटमेंट नहीं है, दोनों कंट्रीज ने अपने अपने स्टेटमेंट किए हैं। पहली प्रतिक्रिया क्या है आप? निखिल, पहली प्रतिक्रिया और पहला पहला जो मेरा टेक है इस 13th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद, वो ये है कि जो भाषा इस्तेमाल हुआ है अभी तक दोनों देशों के बीच ऐसे बयानों में, वो भी काफी बदल चुका है। क्योंकि जैसे आपने देखा होगा निखिल कि अभी तक स्थिति ऑलवेज गंभीर तो था ही, लेकिन दोनों साइड ने जब भी उनका बैठक होता था, टॉक्स होते थे, बातचीत होती थी, अगर कुछ बातचीत में कोई प्रोग्रेस, कुछ प्रगति नहीं हुआ, उस टाइम भी वो कुछ थोड़ा सा हल्के भाषे में कॉर्डियल कॉर्डियल एटमॉस्फेयर बोल के वो चला देते थे कि ठीक है, कोई आगे फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं था इस टॉक्स में, लेकिन हम एक एक सकारात्मक माहौल में बातचीत हुआ है ऐसा बोल के चला देते थे ऐसे। लेकिन इस टाइम जैसे आपने देखा होगा निखिल कि दो दो अलग जो बयान आए थे सामने इस 13th राउंड ऑफ टॉक्स के बाद, दोनों साइड ने काफी अग्रेसिव भाषा का इस्तेमाल किया है। चाइना का कहना था कि इंडिया का अनरियलिस्टिक डिमांड है, और इंडिया का कहना था कि चाइना हैज रिफ्यूज्ड टू कोऑपरेट एंड इज रिफ्यूजिंग इंडियाज डिमांड्स। तो ये एक बहुत नई चीज थी इस राउंड ऑफ टॉक्स के बाद, जो काफी काफी नेगेटिव चीज है, क्योंकि इसका इसका इंडिकेशन ये है कि जो जो डिप्लोमेटिक बातचीत का जो माहौल था वो भी काफी बिगड़ चुका है। और इस पर्टिकुलर बैठक जो था, 13th राउंड ऑफ टॉक्स जो था, वो काफी लंबी समय के लिए नहीं चला, वो काफी शॉर्ट था, छोटा बैठक बैठक था। और मेरे सूत्रों के मुताबिक इन इन इस बातचीत राउंड के दौरान काफी हीटेड डिस्कशंस भी हुए थे। कुछ लोग उठ के चले गए थे बैठक के दौरान, और ऐसा माहौल काफी खराब था इस बैठक के दौरान। और वो जो जो नेगेटिविटी है और अग्रेशन जो है, आप वो बयानों में देख सकते हो। तो सिचुएशन काफी खराब है निखिल। जैसे आपने बताया कि किसी को अंदाजा नहीं था कि एक और सर्दी का सीजन आएगा, और ये सेकेंड विंटर आने से पहले शायद कुछ डिसीजन या सॉल्यूशन रीच हो पाए दोनों देशों के बीच। लेकिन ऐसा कोई भी इंडिकेशन नहीं है अभी। शिव, हमने इससे पहले देखा है कि अब उसको आप किसी भी तरह से उस एक्सप्लेन कर सकते हैं, उसकी व्याख्या कर सकते हैं कि जो डिसएंगेजमेंट पैंगोंग त्सो में हुआ है या फिर गोगरा पोस्ट पे हुआ है, उसको लेकर के भारत में कम से कम देर आर टू ओपिनियंस कि एक कहता है कि नहीं ठीक है आपने डिसंगेज तो किया, दूसरा कहता है कि नहीं आपने सीड किया या पेट्रोलिंग राइट्स या फिर लैंड। वो मैं उस डिबेट में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम एक प्रोग्रेस देख रहे थे। हॉट स्प्रिंग को लेकर के इतना पर्टिकुलर क्यों हो रहा है चीन की? वो
कि वो बैठ के बात भी नहीं कर पा रहे हैं। इससे पहले की मीटिंग जैसे आपने कहा 12-12 और 13-13 घंटे चली हैं, और इस बार ये मीटिंग लोग उठ के जाने लगे तो फिर वो खत्म ही हो गई बाद में, जब ऐसा लगा कि अब बात नहीं हो पाएगी। निखिल, ये एक कॉम्प्लिकेटेड चीज है। जैसे जैसे हमने देखा कि फरवरी में, इस साल फरवरी में अचानक ये न्यूज आ गया था कि पैंगोंग में एक डिसएंगेजमेंट हुआ है। ट्रूप पुल बैक, काफी सब्सटैंशियल ट्रूप पुल बैक हुआ है इस इलाके में। और वो एक्चुअली साबित होता है, अगर आप सैटेलाइट फोटोज में देखोगे तो काफी पुल बैक हुआ बिल्कुल है। गोगरा पोस्ट में भी एक बफर जोन बन चुका है, और काफी ट्रूप्स पुल बैक, ट्रूप्स और व्हीकल्स का जो पुल बैक है वो भी हुआ है। लेकिन चाइना का बेसिकली ये कहना है कि हॉट स्प्रिंग्स और गोगरा पोस्ट का जो डिसएंगेजमेंट एक ही एजेंडा आइटम था, और जो पुल बैक गोगरा पोस्ट से हुआ है वही वही गोगरा और हॉट स्प्रिंग्स को क्लब करके एक ही चीज है। जबकि वो दो अलग अलग पोस्ट हैं। या लेकिन चाइना का मानना है कि देखो, हमने इस पॉइंट पे हमने डिस्कस कर लिया है, हमने बफर जोन बना दिया है, और उसके अलावा और कुछ हम बात नहीं करेंगे। तो इस एक पॉइंट पे एक स्टेलमेट बन चुका है। लेकिन इंडिया का जो परसेप्शन ये है कि चाइना इसलिए वहां से नहीं हट रहा है क्योंकि वहां पे काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है इंडियन साइड में। भारतीय साइड में काफी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन और परमानेंट शेल्टर्स के कंस्ट्रक्शन का कार्य अभी चल रहा है उस साइड पे। और चाइनीज साइड के जो पोस्ट हैं हॉट स्प्रिंग्स के इलाके में, उनका कुछ छोटा मोटा कुछ एडवांटेज है उनके पास, और इसलिए वे हटने से मना कर रहे हैं अभी तक। और इंडिया के पास हॉट स्प्रिंग्स में अभी तक एक एडवांटेज, हाइट्स एडवांटेज का एक पोजीशन नहीं है। जबकि काफी डिप्लॉयमेंट हो चुका है, तैनाती तो काफी हो चुका है टैंक्स और ट्रूप्स का उस एंटायर एरिया में। एग्जैक्टली हॉट स्प्रिंग्स में नहीं, बट अराउंड दैट एरिया काफी डिप्लॉयमेंट, वो एक मिरर डिप्लॉयमेंट जैसे हमने पहले भी बात की है इस चीज पे, काफी मिरर डिप्लॉयमेंट हुआ है इस एरिया में। लेकिन परसेप्शन बेसिकली ये है कि चाइना हैज एन एडवांटेज इन हॉट स्प्रिंग्स, और इसलिए वो हटने से मना कर रहे हैं अभी तक। लेकिन जब आप डिसएंगेजमेंट के बारे में बात करते हैं निखिल, डिसएंगेजमेंट जो हुआ है पैंगोंग में और गोगरा पोस्ट में, वो एक सिर्फ फ्रंटलाइन एरिया से एक ट्रूप पुल बैक है। डिसएंगेजमेंट एक काफी बड़ा शब्द है। अगर आप एक ग्रेडेड तरीके से देखोगे तो आप पहला फेज होगा पुल बैक, मतलब ट्रूप्स पुल बैक करेंगे एक वो फ्रंटलाइन एरिया से, जहां पे वो आईबॉल टू आईबॉल डिप्लॉयमेंट में होते हैं, वहां से ट्रूप पुल बैक होता है। उसके बाद डिसएंगेजमेंट होता है, मतलब जो where they are visible to each other और within striking distance of each other, वहां से थोड़ा पीछे हट जाएंगे ताकि एक बफर जोन बन जाए। तो इस स्टेप तक हो चुका है पैंगोंग और गोगरा पोस्ट में। लेकिन डी इंडक्शन जो फाइनल फेज है, वो डी इंडक्शन हुआ नहीं है। और बहुत एक्सपर्ट्स और मिलिट्री एनालिस्ट का मानना है कि डी इंडक्शन सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि जब तक आप इतने संख्या में तैनात हो इस इलाके में, उसका मतलब है कि आप कभी भी आप सैनिकों और व्हीकल्स को आप लगा सकते हो फ्रंट लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, कुछ ही घंटों में आप डिप्लॉय कर सकते हो। तो अगर आप डी इंडक्ट नहीं करते हो तो पुल बैक और डिसएंगेजमेंट का क्या एक्चुअल मतलब है। तो इसलिए आप एक और विंटर देख रहे हैं, एक और सर्दी सीजन देख रहे हैं, जब छोटा मोटा कॉस्मेटिक डीएस्केलेशन हुआ है फ्रंटलाइन एरियाज में, जहां पे इंडियन और चाइनीज के जो सैनिक थे वो मतलब 50 से 100 मीटर के दूरी पे बैठे थे, पूरा वो दिखाई देते थे टू ईच साइड। और बहुत ही सेंसिटिव इशू था, जैसे आपको बताया साउथ ऑफ पैंगोंग कैलाश हाइट्स में काफी गंभीर स्थिति था, इसलिए एक ट्रूप पुल बैक की जरूरत थी। लेकिन इन द अदर फ्रिक्शन पॉइंट्स अभी तक कोई सब्सटेंशियल पुल बैक नहीं हुआ है। इनफैक्ट डिप्लॉयमेंट एक्चुअली शायद बढ़ेगा अब। बढ़ेगा? मतलब सर्दी आने के बाद भी? बिल्कुल बढ़ेगा निखिल, क्योंकि
फॉर प्रेपरेशंस ऑफ पोस्ट विंटर। जैसे हमने लास्ट सर्दी में भी देखा था कि काफी अनसर्टेनिटी था कि विंटर का डिप्लॉयमेंट कैसे होगा, कोविड का टाइम भी था, लेकिन ये बातचीत के बैठक चल रहे थे, लेकिन चाइना ने अपना जो अपने साइड पे जो टेम्पररी शेल्टर्स थे, स्पेशली गोगरा पोस्ट, हॉट स्प्रिंग्स, ऐसे इलाकों में, उन शेल्टर्स को परमानेंट बना दिया। तो काफी इलाकों में जो टेम्पररी शेल्टर्स थे, टेम्पररी ट्रांजिशन कैंप्स थे ऑफ द चाइनीज आर्मी, वो परमानेंट बन चुके हैं। और ये एक सिग्नल सेंड आउट करता है कि हम हटने वाले नहीं हैं। आप जो कुछ भी करो, आप बातचीत करो, बैठक करो, आप भी डिप्लॉय करो आपके ट्रूप्स और व्हीकल्स को, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। तो वो एक बहुत क्लियर मैसेज है निखिल। और ऐसा नहीं है कि वो छुप के कर रहे हैं, वो बिल्कुल खुलेआम परमानेंट शेल्टर्स बना रहे हैं उनके उस साइड पे। तो एक हेजिमोनिक एग्रेसिव पोस्चरिंग है चाइना का। और एक चीज साफ साफ ये है कि विंटर के बाद शायद और भी डिप्लॉयमेंट होना पड़ेगा उस एरिया में। ओके और जस्ट बिकॉज आपने उसको अब छेड़ दिया है उस टॉपिक को, मैं जानना चाह रहा था कि ये जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप होते हुए देख रहे हैं, उनके पास पहले भी बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर था हमारे तुलना में, अब उन्होंने उसको बेहतर किया है, हम भी अब धीरे धीरे उसको मैच करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस चाइनीज परमानेंट स्ट्रक्चर्स की आप बात कर रहे हैं, वो जो इंडियन क्लेम लाइन के हिसाब से वो किस तरफ पड़ते हैं, क्योंकि वहां पे ये एक बड़ी बहस है कि आपने बनाया तो है हट जो जहां बनाया है, लेकिन वो पड़ किसके इलाके में रहा है। तो क्या ये जो अग्रेसिव पॉस्चरिंग है, ये कितनी अग्रेसिव है? क्या उन्होंने इंडियन क्लेम लाइन के अंदर आके भी कोई स्ट्रक्चर्स बिल्ड किए हैं? अभी तक नहीं निखिल, अभी तक। ये बहुत बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि इसी सवाल के ऊपर नेक्स्ट जो एंगेजमेंट होगा इंडिया और चाइना के बीच में, इसी इशू पे हो सकता है एक फ्लेयर अप। लेकिन मेरे इंफॉर्मेशन के मुताबिक नहीं, वो इंडियन क्लेम लाइन के अंदर नहीं है, उन्हीं के साइड पे है। लेकिन एक अग्रेसिव चीज इसलिए ये है क्योंकि एक इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर अग्रीमेंट अभी भी जारी है, उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि आप बिल्कुल डिस्प्यूटेड एरियाज और क्लेम लाइंस के पास नजदीकी इलाकों में आप मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाओगे। मतलब ट्रूप शेल्टर्स, व्हीकल डेपोज, फ्यूल डेपोज, एम्यूनिशन, गोला बारूद के जो डेपोज हैं, वो सब नहीं आप बनाओगे। तो ये सारे चीजें वहां पे बनाए जा रहे हैं क्लेम लाइन के पास में। और जैसे मैंने बताया कि ये एक छुपके नहीं कर रहे हैं, काफी ओपनली ये कंस्ट्रक्शन चल रहा है, कि क्योंकि चाइना के लिए ये एक मैसेज है, उनको कहना है, साफ साफ कहना है इंडिया को कि देखो, हमसे आप बात कर लो, लेकिन हम यहाँ से हटने वाले बिल्कुल नहीं हैं। हम एजेंडा पॉइंट्स लेके हम पैंगोंग से डेप्सैंग और डेमचौक और चुशुल और सारे इश्यूज पे बात करेंगे, लेकिन ओवरऑल जो मोटा मोटा जो मैसेज है चाइना का, वो काफी क्लियर है निखिल। बाकी सारा जो अनसर्टन होगा, प्रोपेगेंडा हो सकता है, ये सब हम इंटरप्रेट करते जा सकते हैं, लेकिन जो मोटा मैसेज जो है, एक सॉलिड बिग पिक्चर मैसेज, ये है कि चाइना वहीं पे बैठेगा और वो हटने वाले नहीं है। और जैसे इंडिया में कॉन्क्लेव जो अभी खत्म हुआ है निखिल, और हमारे सेना अध्यक्ष भी थे जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, और जनरल नरवणे जी ने भी बताया है कि आर्मी के अंदर भी एक कंफ्यूजन है कि चाइना का एक्चुअल मतलब मोटा जो मकसद है वो क्या है, वो क्यों आके यहाँ पे परमानेंटली बैठना चाहते हैं, उनका क्या इंटेंशन क्या है। क्या वो लद्दाख लेना चाहते हैं? क्या वो ऐसे ही एक एक्टिवेट करके एक प्रेशर दबाव डालना चाहते हैं इंडिया पे? वो एग्जैक्टली क्या एक्चुअल मतलब फाइनल इंटेंशन क्या है, वो अभी अनक्लियर है। तो एक काफी बड़ा बयान आया था इंडियन आर्मी से भी। शिव, हम जैसे जनरल नरवणे की बात को ही आगे लेके चलते हैं कि जब
ये चीज घट रही थी हमारे साथ जब हम पिछले साल इसको डिस्कस कर रहे थे। तब ये कहा जा रहा था कि मे बी हमें एक टेस्ट मिल रहा है चाइनीज एक्यूपंक्चर का, जो वो बाकी जगह पे करते हैं वो शायद यहाँ भी करने की कोशिश कर रहे हैं। और तभी इसीलिए तब शुरुआत में इस्टेब्लिशमेंट का रिएक्शन ऐसा था कि इस चीज को जितना लोकल रखा जा सके उतना, मतलब वो पूरा ईस्टर्न लद्दाख भी नहीं चाहते थे कि वहां पे वैसा, अगर आप ठीक है आपका गलवान में हुआ कीप इट टू गलवान, या अगर आपका लद्दाख में हो रहा है तो कीप इट टू लद्दाख। आपको दूसरे सेक्टर्स में आप कोई हरकत नहीं कर रहे थे, आप कोई हरकत चाह भी नहीं रहे थे। लेकिन हमने जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ा है, अभी 1.5 साल पूरे हो गए हैं शेफ, हमने देखा है कि हमारी ये चाहत पूरी हुई नहीं है। वो लगभग लगभग आज पूरा एलएसी एक्टिव नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट तो रहना पड़ ही रहा है। और इंसिडेंट्स हुए हैं आपके तीनों तरह से, जो आप बांटते हो एलएसी को ईस्ट में, वेस्ट में, और जो आपका जो सेंट्रल सेक्टर है, मिडिल सेक्टर, वहां पर भी तो क्या इसे लेकर के सेना के अंदर किस तरह की चिंताओं की या तैयारियों की बात होती है कि अगर पूरे ही क्योंकि बहुत 3,000 किलोमीटर से ज्यादा की तैनाती है, तो उसे लेकर के सेना के अंदर किस तरह की बातें हो रही हैं फिलहाल? निखिल, जो जब ये स्टैंड ऑफ ईस्टर्न लद्दाख में वो शुरू वाले दिन जो थे, मई जून जुलाई, गलवान घटना के बाद जो एक रियलिटी चेक हुआ था कि ये एक वन ऑफ केस नहीं है, ये एक ऐसे ही एक रैपिड एक्शन मिशन नहीं है चाइना का, ये एक काफी सोचा समझा हुआ स्ट्रेटेजिक मिशन है चाइना का। और वो कुछ करना चाह रहे हैं इस इलाके में, और वो जो है हमको पता नहीं है कि उनका फाइनल या फाइनल ऑपरेशन और फाइनल इंटेंशन क्या है। लेकिन एक रियलिटी चेक सिंक इन हो गया है सेना में कि बॉस देखो, ये हमारा नया जिंदगी है। ये चाइनीज के जो ट्रूप्स हैं, चाइनीज व्हीकल्स है, चाइनीज आर्मी जो है, पूरा पॉलिटिकल बैकिंग के साथ यहाँ पे बैठेंगे, हमारे डोर स्टेप पे बैठने वाले हैं। और जैसे आपने बताया कि बिल्कुल ठीक बताया कि ये एक लद्दाख सेंट्रिक इशू नहीं है, ये एक ऑल अक्रॉस द बॉर्डर है। निखिल, उत्तराखंड में देखो, अरुणाचल प्रदेश में अभी एक अग्रेसिव बयान आया है अरुणाचल प्रदेश के ऊपर, जब वेंकैया नायडू जी जा रहे हैं वहां पे, वो एक रूटीन इशू है। वो हमेशा ये बोलते हैं अरुणाचल के बारे में। सिक्किम में काफी स्कर्मिशेस हुए हैं। तो अगेन, टू रिटर्न टू द बिग पिक्चर निखिल, ये एक जब जब ये कोविड का जो महामारी शुरू हुआ था लास्ट ईयर, एक एक ग्लोबल लेवल, एशिया लेवल एक ट्रेनिंग एक्सरसाइज पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ये इम्प्लीमेंट होता जा रहा है, क्योंकि चाइना के पास काफी इश्यूज हैं। साउथ चाइना सी का कॉन्फ्लिक्ट है, उनके पास ताइवान में काफी कॉन्फ्लिक्ट है। देयर रिलेशंस हैव डिटेरियोरेटेड विद जापान। उनका ओवरऑल सिचुएशन विद ऑस्ट्रेलिया और यूएस का भी एक इशू है इन द साउथ चाइना सी एंड इन द इंडो पैसिफिक। तो उनका एक स्ट्रेटेजिक, उनका ट्रेनिंग मैनुअल और उनका ट्रेनिंग साइकिल के अंदर ही उनका इनसाइड द मशीनरी ऑफ द चाइनीज आर्मी उनको देखना था कि हम क्या क्या कर सकते हैं। हमारे सारे जो विजन है, स्ट्रेटेजिक इंटेंशंस हैं, हमारे सारे जो हिस्टोरिकली जो 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 कुछ भी हमको करना चाहिए था, हम अभी ट्राई करेंगे, क्योंकि ये देश के लिए, दुनिया के लिए सबसे खराब माहौल है। कोविड हो रहा है, इकोनॉमिक डेप्रिवेशन हो रहा है, तो जो करना है हम अभी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि पूरा दुनिया का अटेंशन काफी डिस्ट्रैक्टेड है, सब देशों पे दबाव है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एटसेट्रा, और इसलिए अभी हम ये सब कर सकते हैं। तो इसलिए निखिल, इन नटशेल मैं बोल सकता हूं कि ये एक रियलिटी चेक तो बन चुका है। किसी के पास, सेना में किसी के पास ऐसा एक कोई भी नोशन नहीं है मन में कि देखो 6-7 महीनों में देखा जाएगा कि क्या हो सकता है, हम इसको एक्सकलेट करेंगे पॉलिटिकल लेवल पे, वहां पे कुछ समाधान हो जाएगा दोनों देशों के बीच। ऐसा कोई भी, किसी का भी गलतफहमी नहीं है। सबका एक रियलिटी चेक बन चुका है कि ये एक
दिस इज गोइंग टू बिकम आवर न्यू रियलिटी। और वो लेकिन एक इंटरेस्टिंग चीज ये है निखिल कि वो रिमाइंड भी करते हैं कि दिस इज ऑल्सो द न्यू रियलिटी फॉर चाइना। हम्म। इसको हमेशा याद रखना चाहिए कि चाइना को जो करना था लद्दाख में शायद वो कर नहीं पाए। जो कुछ भी हुआ था पैंगोंग में या डेमचौक में, ऐसे जगहों में, एट द एंड ऑफ द डे इंडिया का जो मिलिट्री है वो एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिट्री है। और जो चाइना करना चाह रहा था वो नहीं कर पाए। वो आके बैठ गए हैं लेकिन उनको रोका गया है और अभी वो काफी डिफेंसिव हो गए हैं उस एरिया में। शुरुआत में वो एक अग्रेसिव था, ऑफेंसिव पोस्चर था चाइना का, लेकिन नाउ लुकिंग एट कि कैसा डिप्लॉयमेंट हुआ है इंडिया का, अब वो डिफेंसिव बैकफुट पे चले गए हैं। तो इसलिए ये एक रियलिटी बन चुका है दोनों साइड के लिए, नॉट जस्ट फॉर इंडिया। ओके शिव, अभी हम बिगर पिक्चर की बात कर रहे थे, थोड़ा स्पेसिफिक होके हम पूछना चाहते हैं, सिंस हम टॉक्स को लेकर ही जो 13th आपका राउंड हुआ था बातचीत का, उसके बारे में बात कर रहे हैं, तो उस बार बार ये कहा जा रहा है इंडियन साइड को लेकर कि आपके पास कोई ऐसा बार्गेनिंग चिप नहीं है जिसको लेके आप चीन से बात कर सको वन ऑन वन। अब वहां पे यही हो रहा है कि सारे कार्ड्स, ज्यादातर कार्ड्स चीन के पास ही होते हैं। आपके पास में एक था जब आपने साउथ पैंगोंग में कुछ स्ट्रेटेजिक हाइट्स को ऑक्यूपाई किया था, लेकिन आप वो छोड़ चुके हो। मैं दो प्रश्न रखना चाहता हूँ। पहला मेरा ही है, क्या विद बेनिफिट ऑफ हाइंडसाइट अब हम ये समझ रहे हैं कि शायद हमने जल्दबाजी की वहां से वापस आने में, वन। और दूसरा, जब मैंने ऑफिस में बताया तो हमारे कुछ दोस्त ये पूछ रहे थे कि यार आप एक ये सवाल पूछ के देखिएगा कि अगर वो हमें ईस्टर्न लद्दाख में अगर हमें वो एक्यूपंक्चर दे रहे हैं तो क्या इंडियन एक्यूपंक्चर कहीं और नहीं हो सकता है? इंडिया ने ऐसा क्यों नहीं किया, और क्या इस तरह के कोई विचार कभी रहे? दोनों बहुत बहुत शानदार सवाल निखिल। पहला प्रश्न का सवाल ये है कि और मैं इस पे 2-3 दिन में एक डिटेल्ड पीस लिखने वाला हूँ डिजिटल के लिए, और वो ये है कि बार्गेनिंग चिप है। इंडिया के पास एक बार्गेनिंग चिप है। एक काफी वायरल गलतफहमी बन चुका है कि इंडिया ने जो कुछ भी गेन्स थे साउथ पैंगोंग में हमने वापस कर दिए हैं और बफर जोन बन चुका है, और इसलिए साउथ पैंगोंग और पैंगोंग नॉर्थ में वो डिसएंगेजमेंट हुआ है। लेकिन दो दो दूसरे इलाकों में इंडिया के जो रीएडजस्टमेंट्स थे लास्ट सितंबर में, जो रीएडजस्टमेंट्स हुए थे निखिल, वो अभी तक इंडियन आर्मी के हाथ में है। जब मैं वो पीस लिखूंगा उसमें भी मैं स्पेसिफिक्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि एक क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन है। लेकिन मेरा इंफॉर्मेशन ये है कि हमारे पास बिल्कुल बार्गेनिंग चिप है, और एक्चुअली इसलिए अभी भी एक स्टेलमेट बन चुका है इस एरिया में। वो एक बार्गेनिंग चिप शायद इस्तेमाल होगा, देखा जाएगा कि कैसे इस्तेमाल होगा। इन टर्म्स ऑफ अगर एक क्विड प्रो को करना है तो शायद इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन अगर किसी का एक व्यू है कि हमने सब कुछ छोड़ दिया है और हमारे पास हाथ में कुछ नहीं है, वो गलत है। हमारे पास है 2-3 हाइट्स में हमारा पोजीशन अभी भी है। दूसरा सवाल इक्वली अ वेरी गुड क्वेश्चन कि क्यों नहीं करते हैं ये सब। निखिल देखो, इंडिया का जो बॉर्डर पॉलिसी हमेशा डिफेंसिव रहा है। इट हैज नेवर बीन प्रोवोकेटिव। चाइनीज आर्मी काफी टेरिटोरियल और एक्विजिटिव रहा है। उनका एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है। उनका एक अग्रेसिव प्रोवोकेटिव पॉलिसी है। उनके सारे नेबर्स के साथ वो ऐसे करते हैं, और इसलिए उनका जो रिलेशंस हैं काफी देशों के साथ, वो काफी अच्छा नहीं है, क्योंकि एक ट्रस्ट फैक्टर है चाइनीज के साथ। तो ये सब अगर आप कंबाइन करते हो तो इंडिया इज एग्जैक्टली द ऑपोजिट। इंडिया का जो डिप्लॉयमेंट्स है बॉर्डर्स में वो हमेशा डिफेंसिव है। इंडिया का कोई मकसद नहीं है कि और भी जमीन ले लो दूसरे साइड से। ऑफ कोर्स पीओके इज अ कंप्लीटली सेपरेट थिंग, दैट इज आवर लैंड। लेकिन अगर आप चाइना में देखोगे, इवन डिस्प्यूटेड टेरिटरी, जब पेट्रोल जाते हैं डिस्प्यूटेड टेरिटरी में, एक बॉर्डर प्रोटोकॉल और पीस और ट्रैंक्विलिटी एग्रीमेंट के बीच में जो रूल्स और रेगुलेशंस है, इंडिया
always follows those rules and regulations. और जो हिंसा वाली घटना हुए थे लास्ट ईयर, गलवान, उसके पहले पैंगोंग, नॉर्थ बैंक, फिंगर फोर में जो हिंसा हुआ था, वो सारे हुए थे क्योंकि चाइना ने कुछ कुछ ये ऐसे रूल्स का उल्लंघन किया था। तो जब आप पूछोगे कि इंडिया क्यों नहीं एक प्रोएक्टिवली, हम क्यों नहीं ऐसे करते हैं, मैं ऐसे नहीं बोलूंगा कि हमने किए नहीं है, बिल्कुल किए हैं। ऐसे पेट्रोल्स हुए अग्रेसिवली, एक टैक्टिकल एरिया में अगर चाइनीज पेट्रोल अंदर आता है तो 2-3 दिन के बाद इंडियन पेट्रोल भी अंदर जाता है टू प्रोवोक। ये काफी रिपोर्ट नहीं होते हैं निखिल, क्योंकि वो काफी रेयर भी हैं। लेकिन मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूं कि ये जो बहुत बहुत ही स्मॉल एरियाज में ये फॉर टैक्टिकल बेनिफिट, वो हमेशा होता है। लोकल कमांडर लेवल में जो वो जो पिन प्रिक्स है ना एक दोनों के साइड में, वो होते रहते हैं निखिल। वो लेकिन लार्ज स्केल जो है वो अभी नहीं है, क्योंकि इंडिया का जो एक रिस्पॉन्सिबल देश के इमेज में वो कभी प्रोवोक नहीं करते हैं। कोई एक्सपेंशनिस्ट और एस्केलेटरी पोस्चर कभी हुआ नहीं है इंडिया का, और इसलिए नहीं। ओके, लास्ट क्वेश्चन शिव। लास्ट ईयर हमने इसी टाइम पे जब रखवाले के एपिसोड्स रिकॉर्ड हो रहे थे, तब हम आपसे और संदीप से समझने की कोशिश करते थे कि इंडिया का एक मैसिव लॉजिस्टिक्स एक्सरसाइज चला था JNK और फिर उसके बाद लद्दाख की तरफ। जितने हमारे पास एक्सेस करने के तरीके थे, बाय एयर बाय रोड, हमने सप्लाई करने की कोशिश की थी, और वो काफी तेजी से हमें करना पड़ा था क्योंकि वो हमारे लिए एक सरप्राइज एलिमेंट था उस चीज में। वहां से जाके फिर संदीप ने रिपोर्ट्स भी की थी। इस साल क्या स्थिति है? मैं लॉजिस्टिक्स की पूछ रहा हूँ क्योंकि ट्रूप्स तो पहले से थे वहां पे, अभी भी हैं, आप कह रहे हैं कि नंबर ऊपर भी जा सकता है। हमारी तैयारी कैसी है? सर्दी को। वेरी गुड क्वेश्चन अगेन निखिल, क्योंकि एक लास्ट ईयर जब ये स्टैंड ऑफ शुरू हुआ था, बहुत तेजी से एक असेसमेंट हुआ था मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के लेवल पर, और सारे जो एजेंसीज थे, इंजीनियर्स, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, आपके सारे ऑर्डिनेंस फोर्सेस, उनका सारा एक इंटीग्रेटेड एक प्लान बन चुका था, तुरंत बन चुका था। वेरी अनलाइक हाउ वी डू थिंग्स हियर इन इंडिया, तुरंत एक इंटीग्रेटेड प्लान बन चुका था कि इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्राइम मिनिस्टर मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक जॉइंट डायरेक्टिव था डिफेंस फोर्सेस को कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई भी स्लो डाउन नहीं होगा। जो हो रहा है लद्दाख इलाके में हम देख लेंगे, लेकिन एज फार एज इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स इज कंसर्न, तेजी से बढ़ेगा। जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तेजी से समाप्त करेंगे। तो अगर आप एयर स्ट्रिप्स देखोगे, काफी कुछ काम हुआ है उस एरिया में। हाईवेज पे तो बहुत ही बढ़िया काम हुआ है। मैंने एक जर्नलिस्ट से अभी बात की थी जो लास्ट ईयर भी गए थे और अभी गए थे, और उनका कहना था कि कनेक्टिविटी स्पेशली इन द फ्रंटियर एरियाज बहुत ही बढ़िया है। वो द डुब्रुक रोड नियर गालवान वो काफी बन चुका है। इट हैज बिकम मेटल्ड। बहुत सारे बॉर्डर रोड्स प्रोजेक्ट्स आर प्रोग्रेसिंग क्वाइट वेल। और जो लॉजिस्टिक्स डेपोज, परमानेंट शेल्टर्स, सेमी परमानेंट शेल्टर्स जो हैं इंडियन ट्रूप्स के लिए, all areas they've become active for the winter months। तो डिप्लॉयमेंट काफी स्मूथली हो सकता है अभी विंटर मंथ्स के लिए। और फाइनली व्हीकल्स के लिए फ्यूल डेपोज जो थे, काफी कमी महसूस हुई थी लास्ट ईयर की। फ्यूल डेपोज और रोड हेड्स फॉर टैंक्स एंड अदर हेवी व्हीकल्स वो नहीं थे ऐसे फ्रंटलाइन एरियाज में, और ये भी काफी बन चुके हैं निखिल। इसलिए T-90 और ऐसे सारे हेवी टैंक्स के जो रेजिमेंट्स हैं काफी आसानी से डिप्लॉय हुए हैं, और इस बार काफी मूवमेंट भी हो रहा है नॉर्थ साउथ लद्दाख में ये टैंक्स के। तो लॉजिस्टिक्स, एयर ब्रिज, एयर स्ट्रिप्स, हाईवेज, हेलीपैड्स, फ्यूल डेपोज, एम्यूनिशन डेपोज, फ्यूल पाइपलाइंस, ऐसे सारे लॉजिस्टिक्स के काफी अच्छा प्रोग्रेस हुआ। हाँ, मतलब हमने इसलिए भी पूछा क्योंकि पिछले बार वो एक मुश्किल वक्त था, इसीलिए बहुत सारे आलोचकों ने उतने जोर से चीज नहीं की, लेकिन सब लोगों ने पॉइंट कराया कि आपको जैकेट्स के लिए लेमुआ की जरूरत क्यों पड़ गई। आपके जैकेट्स भी US से आ रहे हैं, और वो थोड़ा सा एक
एक मैं नहीं कहूंगा एम्बैरेसमेंट, लेकिन वो असहज तो आपको करता ही है कि आपके पास में नहीं नहीं, विंटर। बिल्कुल एम्बैरेसमेंट है निखिल, बिल्कुल एम्बैरेसमेंट तो है ही। इट इज एन एम्बैरेसमेंट। लेट्स कॉल अ स्पेड अ स्पेड। अगर 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 आप आपके पास इतना इमरजेंट सिचुएशन, ऑपरेशनल सिचुएशन बन जाता है, और अगर आपको लेमोआ का मदद लेना पड़ता है एक बेसिक बुलेट प्रूफ जैकेट या विंटर वेयर या माउंटेन माउंटेन इक्विपमेंट के लिए, तो ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है। तो या एब्सोल्युटली आई एग्री विद यू। तो उस लेवल के कोई लेकिन ना जो पिछले बार स्पॉट किए गए थे, क्या उनको अभी एड्रेस किया गया है शेफ? काफी एड्रेस हो चुका है। इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स के अंदर जो फाइनेंशियल पावर्स दिए गए हैं निखिल फॉर प्रोक्योरमेंट ऑफ इक्विपमेंट, काफी एक प्रोएक्टिव तरीके से इक्विपमेंट ऑलरेडी आ गया है। मेरा मेरा ये इंफॉर्मेशन, जानकारी ये है कि अगस्त सितंबर के बीच में काफी काफी इक्विपमेंट, विंटर वेयर, रिजर्व क्लोथिंग, special clothing, special forces, high altitude rebreathers, ऐसे clothing, portable radar equipment, infrastructure, infrared imagers for high altitude observation posts, ऐसे ऐसे सारी जो चीजें हैं काफी प्रोएक्टिवली ऑलरेडी प्रोक्योर करके रखे हुए हैं, विद द व्यू दैट कि देखो एक और सर्दी में हमको गुजरना पड़ेगा इस एरिया में, और काफी एडिशनल डिप्लॉयमेंट शायद हो सकता है, इसलिए हमको रेडी होना चाहिए। तो ये एक काफी एक पॉजिटिव चीज है। और मेरे ख्याल और ये इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट रूल्स ऑलरेडी एक्टिव एक्टिव हुए हैं। तो अगर आप हथियार देखोगे, वेपन्स, एम्यूनेशन, ड्रोन्स, ऐसे सारे जो टैक्टिकल चीजें हैं वो भी ऑलरेडी डिलीवर हो चुके हैं या डिलीवर हो रहे हैं अभी। और मेरे ख्याल सिर्फ एक विचार आई गेस आर्मी के अंदर तो अब काफी स्पष्ट हो गया होगा कि ठीक है, हो सकता है डिसएंगेज हो सकता है, डीइंडक भी हो सकता है, लेकिन डीमिलिटराइज अब ईस्टर्न लद्दाख होने नहीं वाला है। तो आपको रहना तो वहीं पे है। तो अब फिर जितना और तैयारी आप बढ़ाते रहेंगे इट्स गुड फॉर यू, क्योंकि अभी फोर्सेबल फ्यूचर तक के वो भी वहीं हैं और हम भी यहीं हैं। चाहे हो सकता है कि आप आपके क्लेम लाइन से थोड़ा पीछे जाके थोड़ा कम अग्रेसिव दिखें, लेकिन आप रहोगे वहीं पे। ऑन दैट नोट शेफ, रखवाले की इस टेस्ट को भी हम कंक्लूड करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इतने सारे इंसाइट्स के लिए। बहुत दिन से चीन और लद्दाख को लेकर के बात नहीं हुई थी। 13वां राउंड जो हुआ उसने हमें मौका दिया। शुक्रिया हमारे दर्शकों का भी जो रखवाले की एक एक टेस्ट देखा करते हैं, पसंद करते हैं। देखते रहिए दिल अन टॉप। शुक्रिया। Thank you so much, Nikhil, and thank you to all of our viewers. Thank you.